अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना लॉकडाउन एंजॉय भी कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी हैं। बार बार कह चुका आप लोगों से, पढ़ाई भी ज़रूरी है और ऑब्वियसली एंजॉयमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आप बच्चों के लिए और उसके बगैर गुजारा नहीं है। आज हम अपना चैप्टर 13 उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में और हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। जो पहले 3 पैसेजेस थे वो हमने पढ़ लिए थे, जिसमें वो ब्लेड्स को बताता है और मैंने आपसे उसका जिक्र किया था कि 100 years ऑफ वॉर जो हम तस्करा कर रहे थे बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, जिसके बारे में वो कहते हैं कि आज से 100 साल पहले, फिप्स कहता है ब्लेड से कि आज से 100 साल पहले इंग्लैंड के लड़के वो ब्रुकफील्ड इंग्लैंड के लड़के फ्रांस के अगेंस्ट लड़ रहे थे और आज की जनरेशन हमारी फ्रांस के साथ मिल के एक थर्ड दुश्मन उसके ख़िलाफ़ लड़ रही है। तो ये उसको बड़ा ऑकवर्ड, बड़ा अजीब लगता है कि ये हाउ इज़ इट पॉसिबल। और मैंने इसकी एग्जांपल भी दी थी कि ये बिल्कुल वही एग्जांपल है कि जैसे कल को हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को पता चले कि पाकिस्तान और इंडिया ये मिल के किसी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ जंग लड़ें, तो ऑब्वियसली हमें बड़ा अजीब लगेगा, ऑड लगेगा कि ये क्या बात हुई। हम तो अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी पूरी जवानी यही सोचते हुए और यही पढ़ते हुए गुजार दी। यही हमें सिखाया जाता रहा कि तुम्हारा दुश्मन नंबर 1 इंडिया है और इंडिया में ये पढ़ाया जाता रहा कि तुम्हारा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान है। तो अगर हमारी जनरेशन्स कल को, फ्यूचर को कोई ऐसा मंजर देखें तो यकीनन हमें भी बहुत अजीब लगेगा। तो यही चीज़ अब चिप्स को भी ऑकवर्ड लग रही है, चिप्स को अजीब लग रही है। अब यहाँ से ऑनवर्ड हम शुरू करते हैं। 1915 आर्मीज क्लेंच्ड इन डेडलॉक फ्रॉम द सी टू स्विट्ज़रलैंड। ये थी एक डेडलॉक क्रिएट हो गया था। डेडलॉक इसको इसलिए कहते हैं 1915 में कि दोनों ही मुल्कों की जो फ़ौजें थीं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इन ट्रेंचेस, इन्होंने खंदकें खोद के उन खंदकों में छुप गए थे और दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार करते रहे कि कौन पहला वार करता है, कौन इस मुहासरे को, इस घेरे को फॉर द फर्स्ट टाइम तोड़ने की कोशिश करता है। कि बज़ाहिर एक तरह से जंगबंदी भी थी कि बाकायदा उस तरह से मतलब जंग नहीं लड़ी जा रही थी, लेकिन दोनों खंदकें खोद के अपनी अपनी जगह तैयार बैठे हुए थे इस मौके की तलाश में कि हमें मौका मिले तो हम दूसरे पर झपट पड़े। द डार्डेनेल्स और गैलीपोली। अब ये जो डार्डेनेल्स और गैलीपोली है ये बड़ी ज़बरदस्त वॉर है, ये भी एक हिस्टोरिक वॉर है। मैं बल्कि आपको रेडी से लिख देता हूँ। गैलीपोली ये इट वाज फॉट नियर टर्की और इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस थी। 1915 से 1917 तक, लड़ी गई डार्डेनेल्स और गैलीपोली की बात करूँ, 1915 से 1917 तक ये जंग लड़ी गई थी। और इसकी ख़ास बात क्या थी? ऑटोमन मिलिट्री won that battle। जो खिलाफत उस्मानिया की फ़ौज थी उन्होंने ये जंग जीती थी और ऑटोमन एम्पायर की तरफ से मुस्तफ़ा कमाल was leading his men। अपनी फ़ौज की जो कमानदारी थी वो मुस्तफ़ा कमाल के पास थी और it was the only
विक्ट्री फॉर टर्क्स। जो तुर्क कौम थी, ठीक है, उनके लिए ये वाहिद विक्ट्री थी, और ये विक्ट्री इस वजह से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि it started the rise of मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल का जो उरूज है वो इस वार से एक्चुअली शुरू हुआ, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये जंग थी, ठीक है। और इसमें हमें, चूँकि हमारा ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं हम लोग, इनकी एक साइकी है, आपने नोटिस की होगी कि हमारे हीरोज़ वो सारे वॉरियर्स हैं। आप यहाँ भी, आप अपने सिलेबस में भी देखें तो हमारे हीरोज़ कौन है, वो जो जंगें लड़ने वाले जंगजू, हमारी एक मिजाज का, तबीयत का हिस्सा है। एक कह लें कि ये जो एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स द वॉरियर्स, वो हमारे एक मिजाज का हिस्सा है। लव फॉर द वॉरियर्स है हमारे मिजाज का हिस्सा है। तो मुस्तफ़ा कमाल को भी जो मकबूलियत मिलना शुरू हुई वो इस जंग से मिलना शुरू हुई। इस जंग ने बेसिकली मुस्तफ़ा कमाल को वो राइज दिया, वो बूम दिया कि यहाँ से फिर वो एक, चूँकि जंग जीती, पूरी इत्तेहादी अफवाज उसके अगेंस्ट थी। क्योंकि आपको पता है कि जो ऑटोमन एम्पायर थी वो, मैं लिख भी देता हूँ, ऑटोमन एम्पायर was supporting सेंट्रल पावर्स, जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे। उसके अगेंस्ट लड़े थे ये, ठीक है, इंग्लैंड के। तो ये एक बहुत बड़ा शॉक था, और चूंकि अकेले मुस्तफ़ा कमाल ने सारी इत्तेहादी अफवाज को शिकस्त दे दी थी, तो इसलिए ऑल ऑफ अ सडन ही बिकेम अ सुपर हीरो सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर। बहुत उसकी पूरी एक पॉपुलैरिटी बन गई थ्रू आउट टर्की, और फिर वहाँ से वो पॉपुलैरिटी उसने कैश इन की, और करते करते फिर आप देखते हैं कि उसने एक आज़ाद सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसको आज हम तुर्की कहते हैं। एंड ही बिकेम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की, और उसने फिर खिलाफत का भी ख़ात्मा किया। और वो सारी स्टोरीज़ हम पढ़ते हैं, वो मुस्तफ़ा कमाल का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो बाकी सारी स्टोरी बताऊंगा। लेकिन असल बात जो शुरू हुई वो यहाँ से, गैलीपोली से शुरू हुई थी। यहाँ से इसको वो फेम मिलना शुरू हुआ, क्योंकि लोगों ने देखा वाह जी वाह, कमाल आदमी है, एक ही बंदे ने, अकेले आदमी ने पूरी की पूरी इत्तेहादी फ़ौज को शिकस्त दे दी है। एंड दैट वाज द ओनली विक्ट्री फॉर द ऑटोमन मिलिट्री। उस खिलाफत उस्मानिया की फ़ौज के लिए वाहिद फ़तह थी, और वाहिद फ़तह का जो हीरो था वो यकीन मुस्तफ़ा कमाल था, और यहाँ से फिर उसने टेकअप किया सारी चीज़ें। मिलिट्री कैंप स्प्रिंगिंग अप नियर ब्रुकफील्ड। स्प्रिंगिंग अप कहते हैं, स्प्रिंगिंग कहते हैं emerging, appearing, मिलिट्री कैंप्स स्प्रिंगिंग नियर ब्रुकफील्ड। कहते हैं कि ब्रुकफील्ड के हर जानिब, ब्रुकफील्ड के चारों जानिब मिलिट्री के कैंप्स उभर रहे थे। सोल्जर्स यूजिंग द प्ले फील्ड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग, और वहाँ के फौजी खेलों के मैदानों को अपनी ट्रेनिंग और खेलकूद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रुकफील्ड ओटीसी। स्विफ्ट कहते हैं रैपिड, इंस्टेंट, और ओटीसी है ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स, ठीक है। ये डिफरेंट कोर्स बनी होती है ना, आपने अक्सर ये सुना होगा टीवी में भी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। तो वो कोर क्या है, एक फौज के पूरे यूनिट को, बेसिकली एक सेक्शन को कोर कहते हैं।
तो दो तरह की कोर्स होती हैं, एक आम मीडियोकर नॉन ऑफिसर जिसमें फ़ौजी वगैरह होते हैं, और एक ऑफिसर ट्रेनिंग कोर होती है कि जिसमें सिर्फ ऑफिसर्स को भर्ती किया जाता है। अब ब्रुकफील्ड से लोग इतनी ज़्यादा तादाद में जा रहे थे कि ऐसा लगता था कि ट्रेनिंग कोर्स जो है ऑफिसर ट्रेनिंग कोर वो एक अलग से ब्रुकफील्ड की सेपरेट बन जाएगी, क्योंकि ब्रुकफील्ड से बहुत ज़्यादा बच्चे मिलिट्री में शामिल हो रहे थे। मोस्ट ऑफ द यंगर मास्टर्स गॉन इन और इन यूनिफॉर्म, कहते कि ज़्यादातर इसातिज़ा या तो नौकरी छोड़ चुके थे या फिर फौज में शामिल हो गए थे। एवरी संडे नाइट इन द चैपल आफ्टर इवनिंग सर्विस चैटर्स read out the names of old boys killed together with the short biographies। कहते कि हर शाम, हर इतवार की शाम को आफ्टर इन द चैपल आफ्टर इवनिंग सर्विस, सर्विस कहते हैं प्रेयर, ठीक है, दुआया तकरीब। कहते हैं कि हर इतवार शाम की दुआया तकरीब के बाद चैट्रस कत्ल हो जाने वाले लड़कों के नाम और उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी पढ़ता। वेरी मूविंग, मूविंग का मतलब यहाँ पर है, मूविंग का मतलब है यहाँ पर इमोशनल, बड़ा ही आपको जो जज्बाती कर दे, वेरी मूविंग। कहते हैं कि ये मंजर बहुत जज्बाती था। बट चिप्स इन द बैक प्यू अंडर द गैलरी, बैक प्यू अंडर द गैलरी, बैक प्यू का मतलब है बैकग्राउंड। कहते लेकिन चिप्स इस सब कुछ के पस मंजर में बैठा हुआ सोचा करता। दे आर ओनली नेम्स टू हिम, ही डजंट सी देयर फेसेस एज आई डू। कहते कि ये सब इसके लिए महज एक नाम है, ये मेरी तरह इनके चेहरे याद नहीं रखता। अब ये एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक इमोशनल ताल्लुक है। और लास्ट लेक्चर्स में हमने किया था कि इट्स नॉट द लव स्टोरी ऑफ कैथरीन एंड चिप्स, इट्स द लव स्टोरी ऑफ चिप्स एंड स्टूडेंट्स, कि अपने जो बच्चों से एक लाजवाल किस्म का एक ताल्लुक है, एक लाजवाल किस्म की मोहब्बत होती है उस्ताद को, उस लाजवाल मोहब्बत के बारे में ये नावल है। और इसीलिए मैं फील करता हूँ, बार बार आप बच्चों से कहता हूँ कि जूं ये वक्त गुजरता जा रहा है, हमारे एंड पे भी ऑब्वियसली बहुत सी कोताहियाँ होंगी, कुछ आपके एंड पे होंगी ऑब्वियसली, लेकिन दोनों एंड्स की कोताहियों का नतीजा क्या निकल रहा है कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बहुत कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है। हम भी शायद कहीं बैक ऑफ द माइंड ये समझना शुरू हो गए, खैर है, कोई मसला नहीं है, हम अपनी जॉब कर रहे हैं। हम भी वो शायद एक जिसको आप कहते हैं ना वॉकिंग अप एन एक्स्ट्रा माइल, कुछ थोड़ा बढ़ के अपनी जो डिफाइंड रोल है उससे एक कदम आगे जाके, जिसको इस्लाम ईसार कहता है या एहसान कहता है, ठीक है, हम भी शायद वो रोल उस तरह से प्ले करने को तैयार नहीं होते, साथजा भी। और शायद कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप लोगों के भी जहन में ये बात बैठ गई हुई है कि ठीक है वो अपनी जॉब कर रहे हैं, वी आर पेइंग फॉर द सर्विस। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये दोनों साइड से, ये उस्ताद और शागिर्द की जो इंटरनल एक म्यूचुअल रिलेशन है, म्यूचुअल लव है, उसको ये कमज़ोर कर रहा है। सो उसको रीएम्फसाइज करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए ये नावल आपके सिलेबस में ऐड किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो हम मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं वैसे वैसे इस नावल की और भी शिद्दत से ज़रूरत है, और भी ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपको ये सिखाने के लिए बेसिकली ये नावल पढ़ाया जा रहा है कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एक किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग और किस लेवल की मोहब्बत मौजूद होनी चाहिए। दैट इज़ द टॉपिक ऑफ दिस नावल। तो अब वो देखिए वो क्या कह रहे हैं। अब इसके लिए ये नाम ही है क्योंकि जो पुराने बच्चे चले गए हुए हैं, जो ब्रुकफील्ड छोड़ गए हुए हैं, चिप से वो पढ़े हुए हैं, चैटर्स से पढ़े नहीं हुए। तो चैटर्स के पास बस एक लिस्ट आ जाती है कि ब्रुकफील्ड से ये बच्चा हमारा फ़लाँ महाज पर इंतकाल करके वो उसको पढ़ देता है। लेकिन जब उनके नाम लिए जाते हैं तो चिप्स को उन सब के चेहरे भी याद आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक जो इमोशनल साइड ऑफ द कैरेक्टर है वो आपको यहाँ पर उसने डिस्प्ले की है। और चलें इधर मैं क्वेश्चन इधर ही लिख देता हूँ।
दो क्वेश्चंस आते हैं जी। What did Chatris do after the evening service? एक तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और अक्सर आपको आ जाता है, एक क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, What did Chips feel the names of the boys killed in war? कि जब जंग में कत्ल हो जाने वाले लड़कों के बारे में नाम पुकारे जाते थे तो चिप्स कैसा महसूस किया करता था? 1916 द सोम बैटल, अब ये बहुत ही खौफनाक जंग थी, वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग वॉर्स, और इसको मैं आपको बता भी देता हूँ, इट वॉज फॉट इन 1916। और इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 3 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस वॉर। 30 लाख लोग, 30 लाख फौजी इस जंग में हिस्सा लिया था। और 30 लाख पता है कितना होता है? 30 लाख का मतलब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की सारी फौज मिला ली जाए, रिजर्व मिलिट्री भी मिला ली जाए, तो फिर भी हमारी तादाद 30 लाख नहीं बनती। दोनों मुल्कों की एक एक फौजी भी जंग में शामिल हो जाए तो फिर भी 30 लाख नहीं बनते। तो उसमें 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग, उसमें आप उसकी ज़रा मैसिवनेस का आइडिया करें कि हाउ वास्ट वार इट वुड बी, कितनी कोई बड़े लेवल पे, कितनी बड़ी सतह पर ये जंग हो रही होगी। और जब आप इसकी इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वो यहाँ से देख लें कि 1 मिलियन 10 लाख फौजी मारे गए थे एक जंग में। और 10 लाख फौज अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी है तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान की टोटल मिलिट्री 6 लाख है। मतलब पाकिस्तान की टोटल मिलिट्री का तकरीबन डबल, 190%, इतने फौजी एक जंग में मारे गए थे। और ये क्यों आपको बताया जा रहा है, ये बार बार मैं कहता हूँ कि मिस्टर चिप्स इज एक्सट्रीमली रेलेवेंट टू अस, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें इसलिए बताया जा रहा है कि भाई जंग बहुत तबाहकुन चीज़ होती है। जंग कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कोई ऐसी कोई लवेबल, कोई इंजॉयबल चीज़ नहीं है। हम जो बात बात पे निकल पड़ते हैं ना, और हमारी वो जो जोश है वो हमें बार बार उकसाता है कि जी एक ही बार जनाब इंडिया का काम तमाम कर दें। इंडिया वालों को भी ऑब्वियसली इसी तरह, चूँकि उनके अभी ब्रॉटअप ऐसे नफ़रत पे पालते हैं हम लोग, तो उनको भी यही पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। नहीं ख़त्म होता, ठीक है। यहाँ पर 2 छोटे छोटे मुल्क हैं, ऑस्ट्रिया और सर्बिया। आप अगर इनको नक्शे पे ढूंढना चाहेंगे तो शायद आपको नज़र भी नहीं आएंगे। उन 2 मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हुई जिसमें पूरी दुनिया एंगेज होगी। तो 2 अगर न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग होगी तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि उसका नतीजा क्या होगा, ठीक है। एंड दे डू नॉट रिमेंबर, ही डजंट सी देयर फेसेस एज आई डू, इसको भी एज आई डू को कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि एज, एम, आर, was, were, as और then, इन सब के बाद क्या लगेगा?
एंड सबके बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगेगा। तो एज आई डू लिखा है। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ दैट कैटास्ट्रॉफिक जुलाई, कहते हैं कि कैटास्ट्रॉफिक कहते हैं डेवस्टेटिंग, डिस्ट्रक्टिव, तबाहकुन। कहते कि इस तबाहकुन जुलाई के अख्ताम तक चैट्रस टॉक टू चिप्स वन आफ्टरनून, चैट्रस एक शाम एक दोपहर मिसेस चिप्स से मिलने के लिए आया एट मिसेस विकेट के हाँ। और यहाँ देख लें एट मिसेस विकेट्स, कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग होगी तो हमने कहा था एट यूज़ करेंगे। ही वॉज ओवरवर्क्ड एंड ओवरवरीड। अब ये कैटास्ट्रॉफिक जुलाई कौन से है? ये जुलाई इसी सॉम बैटल की बात हो रही है, क्योंकि ये जो सॉम बैटल थी ये स्टार्ट हुई थी जुलाई 16 से लेकर नवंबर 16 तक, 4 माह। और 4 माह में कितने लोग मर गए? 10 लाख। इट मीन्स 0.25 मिलियन पीपल पर मंथ। 2.5 लाख लोग हर महीने मर रहे थे सिर्फ एक बैटल ग्राउंड में। ये है जंग, इतनी खौफनाक चीज़ होती है, ठीक है। तो ये कैटास्ट्रॉफिक जुलाई उसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शुरू में बहुत कैजुअलिटीज़ हुई थी। और यही मैंने आपको एक बार एक चीज़ और भी रिपीट करा दूं, ये सॉम बैटल ही थी जिसने पासा पलट दिया था। आपको याद है ना, हमने 2 चीज़ें कही थी। एक क्या कहा था? पहला हाफ सेंट्रल पावर्स का, दूसरा एलाइड पावर्स का। तो ये एलाइड पावर्स की पहली बड़ी विक्ट्री थी जिसने जंग का पासा पलट दिया। और वहाँ से फिर बरतानिया ऐसा जीतना शुरू हुआ कि उसने कंप्लीट विक्ट्री फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक तरह से उसने कहने के अचीव की, जिसमें खिलाफत उस्मानिया भी टूटी और बहुत कुछ हुआ फिर। ही वॉज ओवरवर्कड एंड ओवरवर्रिड एंड लुक्ड वेरी इल। कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम कर चुका था, बहुत परेशान था और बहुत बीमार लग रहा था। टू टेल यू द ट्रुथ चिपिंग, आई एम नॉट हैविंग टू ईजी अ टाइम हियर। कहते कि चिप सच्ची बात तो ये है कि मेरा वक्त यहाँ कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा। आई एम 39, यू नो, एंड अनमैरिड, एंड लॉट्स ऑफ पीपल थिंक seem to think that they know what I ought to do। कहते कि तुम जानते हो कि मैं 39 साल का हूँ और अभी कंवारा हूँ, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मुझे क्या करना है। ऑल्सो आई हैपन टू बी डायबिटिक, शुगर का मरीज़ होना, ज़ैबतीस का। कहते मुझे ज़ैबतीस का मर्ज़ भी लाक है। आई कुडंट पास द ब्लाइंडेस्ट एमओ। एमओ मीन्स, मैं ऊपर लिख देता हूँ, MO stands for मेडिकल ऑफिसर। कि अगर कोई अंधा मेडिकल ऑफिसर भी मेरा चेकअप करे तो मैं उसका टेस्ट भी पास नहीं कर पाऊंगा। बट आई डू नॉट सी वाई आई शुड पेन अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन माई फ्रंट डोर। पेन कहते हैं फिक्स। कहते लेकिन मैं नहीं समझता कि मुझे अपने दरवाजे पर मेडिकल सर्टिफिकेट टांगना चाहिए। अब ये वो क्यों कह रहे हैं कि ठीक है मेरी सेहत ख़राब है, सब कुछ है, लेकिन मैं अपनी सेहत की वजह से ये बहाना नहीं बनाना चाहता कि मैं इसलिए काम नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी सेहत ख़राब है, मैं अपने दरवाजे के ऊपर मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दूँ ताकि कोई मुझसे मेरी बुरी कारकर्दगी के बारे में ना पूछे। चिप्स hadn't known anything about this। कहते चिप्स इस मुतल्लिक कुछ नहीं जानता था। It was a shock to him for he liked चैट्रस। कहते कि ये उसके लिए एक हैरान कुन बात थी क्योंकि वह चैट्रस को पसंद करता था। The letter continued, letter बाद वाला, मतलब 2 लोगों की बात हो रही है, चिप्स की और उसकी चैट्रस की। तो चैट्रस का जिक्र अब बाद में आया है, तो इसलिए जो बाद वाला उसको कहते हैं लेटर। द लेटर कॉन्टीन्यूड, कहते कि मौखर ज़िक्र ने अपनी बात जारी रखी। यू सी हाउ इट इज़, रॉल्सन फिल द प्लेस अप विद यंग मैन, ऑल वेरी गुड ऑफ कोर्स। कहते कि तुम जानते हो कि रॉल्सन ने ब्रुकफील्ड में बहुत से नौजवान लोग भर्ती किए और वो सब के सब यकीनन बहुत अच्छे हैं। बट नाउ मोस्ट ऑफ देम हैव जॉइंड अप।
कहते लेकिन अब उनमें से जॉइंड अप मीन्स जॉइंड अप द मिलिट्री, कि अब उनमें से ज़्यादातर लोग फौज में शामिल हो गए हैं। एंड द सब्स्टिट्यूट्स आर प्रेटी ड्रेडफुल। ड्रेडफुल कहते हैं हॉरिबल, टेरिबल, और सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं अल्टरनेटिव। कहते हैं और उनके मुतबादिल बहुत ही ज़्यादा भयानक किस्म के हैं ऑन द होल, मजमूई तौर पर। दे पोर्ड इंक डाउन अ मैन्स नेक इन प्रेप। कहते हैं उन्होंने हाजिरी लेते वक्त एक बच्चे के हलक में स्याही उंडेल दी। वन नाइट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते एक रात। सिली फूल, कहते हैं बड़ी अहमक आदमी है। गॉट हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल कहते हैं हिस्टोरिकल, मैड, क्रेजी। कहते हैं कि वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो गया था। और ये होता है जब आप शुरू में यंग होते हैं ना, आपका टेम्परामेंट नहीं होता, बच्चा ज़रा से हरकत करता है ठा, ये ज़रा से को उसने 19-20 हुई चपेट पड़ती है। रीज़न क्योंकि उस वक्त तक आप ना इतने टैक्टफुल होते हैं, ना आपको वो स्किल आता होता है कि कैसे आप अपना हाथ रोक के ज़ुबानी बात करें और ऐसी बात करें कि अगले को समझ आ जाए। तो ना वो स्किल लेवल होता है और जज्बात भी ऑब्वियसली ऑन द हाई होते हैं, तो आप अक्सर ये करते हैं। आई हैव टू टेक क्लासेस माई सेल्फ, टेक प्रेप फॉर फूल्स लाइक दैट। कहते हैं कि ऐसे अहमकों की खातिर मुझे खुद क्लासें लेनी पड़ती हैं, खुद हाजिरी लेनी पड़ती है। वर्क टिल मिडनाइट एवरी नाइट, और हर रात आधी रात तक जागना पड़ता है। एंड गेट कोल्ड शोल्डर्ड एज स्लैकर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। कोल्ड शोल्डर्ड होता है क्रिटिसाइज्ड, और स्लैकर कहते हैं लेजी, स्लगिश। और कहते हैं कि इन सबसे बढ़कर मुझ पर यह तनकीद की जाती है कि मैं सुस्त हूँ। आई कैन नॉट स्टैंड इट मच लॉन्गर। कहते हैं मैं ज़्यादा देर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। इफ़ थिंग्स डू नॉट इम्प्रूव नेक्स्ट टर्म आई शिल हैव अ ब्रेक डाउन। कहते हैं कि अगर अगले साल तक, अगली टर्म तक हालात ना बदले तो मैं बहुत बीमार पड़ जाऊँगा। आई डू सिंपथाइज विद यू, चिप सेड। कहते हैं कि मुझे तुमसे हमदर्दी है, चिप्स ने कहा। आई होप यू वुड, मुझे उम्मीद थी कि तुम ऐसे ही करोगे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू वट आई केम हियर टू आस्क यू। और ये चीज़ मुझे वो बात कहने पर मजबूर कर रही है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। ब्रीफली माई सजेशन इज़ दैट इफ़ यू फेल्ट इक्वल टू इट एंड वुड केयर टू। कहते हैं कि मुख्तसरन मेरी तजवीज़ ये है कि अगर तुम मुनासिब समझो, फेल्ट इक्वल मुनासिब समझना, एंड वुड केयर टू, और ऐसा करना चाहो, हाउ अबाउट कमिंग बैक हेयर फॉर अ वाइल। तो क्या ख्याल है थोड़ी देर के लिए वापस ब्रुकफील्ड नहीं आ जाते। यू लुक प्रिटी फिट एंड ऑफ कोर्स यू नो ऑल द रोप्स। रोप्स का मतलब यहाँ पर ट्रिक्स है, टेक्निक्स। ये वो वाली रोप्स हैं जो जगलर नहीं करते, बाजीगर जो करते, एक्रोबेट्स करते, वो एक रस्सी से दूसरी। तो ऑल द रोप्स का मतलब क्या है कि तुम उन सारे करतबों से वाकिफ हो। अब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट एज अ हीरो चिप्स के लिए कि वो चिप्स जिसको ब्रुकफील्ड रखने पे तैयार नहीं था, अब वो इतना पॉपुलर है कि अब उसको कह रहे हैं कि भाई तो वापस आ जा, तेरे बगैर ये निज़ाम नहीं चल सकता। यू विल हैव टू बी देयर, तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा सिस्टम को, अदरवाइज ये सिस्टम नहीं चलेगा। आई डू नॉट मीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू, यू नीड नॉट टेक एनीथिंग स्टर्नेसली। यू नीड नॉट टेक, नीड नॉट के बाद मैंने आपको बताया था, नीड नॉट के बाद क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव। कहते कि तुम्हें किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ फ्यू ऑड जॉब्स हियर एंड देयर एज यू चूज़। कहते कि मैं अपनी पसंद से, तुम्हारी पसंद से तुम्हें एक दो छोटे मोटे काम दूंगा। वट आई वुड लाइक यू फॉर मोर देन एनीथिंग एल्स इज़ नॉट फॉर द एक्चुअल वर्क यू वुड डू, ऑल्दो दैट नेचुरली वुड बी वेरी वैल्यूएबल। कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम की वजह से लेकर नहीं जा रहा, अगरचे तुम्हारा काम भी बहुत मुफीद साबित होगा।
बट फॉर योर हेल्प इन अदर वेज इन जस्ट बिलोंगिंग हियर। कहते हैं बल्कि मैं तुम्हें किसी और मकसद के लिए लेकर जा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी रफाकत की वजह से, कि तुम्हारी जो दोस्ती है ब्रुकफील्ड से, तुम्हारा जो ताल्लुक है ब्रुकफील्ड से, उसकी वजह से तुम्हें वापस लेके जा रहा हूँ। देयर इज़ नोबडी एवर बीन मोर पॉपुलर देन यू वर। कहते हैं कि तुमसे बढ़कर कोई भी यहाँ पर मशहूर नहीं रहा, एंड आर स्टिल, और तुम अभी भी बहुत मशहूर हो। यू वुड हेल्प टू होल्ड थिंग्स together if there were any danger of them flying to bits। flying to bits होता है destroy। कहते हैं कि तुम चीज़ों को इकट्ठा रखने में मेरी मदद करोगे अगर कभी इन चीज़ों के बिखर जाने का खदशा पैदा हुआ। and perhaps there is that danger, और शायद ऐसा ख़तरा मौजूद है कि ब्रुकफील्ड की रिवायात, ब्रुकफील्ड का इदारा, ये क्या होगा, बिखर जाएगा। अब ये एक अल्टीमेट हीरो होता है। मैंने आपको बताया था ना, हीरोज़ की कुछ खासियतें हैं, इसमें एक चीज़ तो ये है कि उसको ज़रा दिलेर होना चाहिए। वो उसने पिछले दिखा दी चैप्टर में कि रॉल्सन के खिलाफ ही स्टूड अप, ही बिकेम पॉपुलर, ही वाज ब्रेव, अकेले ही खड़ा हो गया एक ऐसे हेडमास्टर के सामने जो बड़ी, जिसने पैसा बड़ा दे दिया था, बड़ा इफेक्टिव था, सब कुछ था, बट चिप्स गॉट अप अगेंस्ट हिम, गलत बात बर्दाश्त नहीं की, रिबेलियन, बगावत, ये एक हीरो की क्वालिटी होती है। दूसरी हीरो की क्वालिटी क्या होती है कि सेवियर होता है, वो बचाने वाला, निजात दहिंदा, चीज़ों को हेल्प आउट करता है। मूवीज़ में हम देखते हैं ना कि 150 बदमाशों ने जो है वो हीरोइन को घेरे में लिया हुआ है, हीरो अकेला आता है और छुड़ा के ले जाता है, तो वो सेवियर होता है, चीज़ों को बचाने में मदद करता है। अब ये सेवियर वाली क्वालिटी भी हमें यहाँ पर खुल के नज़र आ रही है कि ब्रुकफील्ड का ख़तरा है कि वो बिखर जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन चिप्स एंट्री मारता है सलमान खान की तरह, और अब वो क्या करेगा, उन सारी चीज़ों को बचाने की कोशिश करेगा। चिप्स आंसर्ड ब्रेथलेसली एंड विद अ होली जॉय इन हिज हार्ट, आई विल कम। कहते कि चिप्स ने उखड़ते सांसों के साथ और बेपनाह खुशी के साथ जवाब दिया, यस आई विल कम, कि मैं आऊँगा। और यहाँ से एक और फेज शुरू हो रहा है। अब इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें और पढ़ते पढ़ाते नहीं, खेलने कूदे भी लेकिन पढ़ते पढ़ाते भी नहीं। नहीं बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।